बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमसे क्रिकेट, मैं हूं आपके साथ अनम अहमद। नाज़रीन, एशिया कप के मैचेस बड़े ज़बरदस्त तरीके से जा रहे हैं, लेकिन कुछ मैचेस हम पहले शुरू में कह रहे थे कि शायद सनसनीखेज़ मैचेस होंगे, लेकिन अभी तक मैचेस जो हमें शुरू के 2-3 लगे हैं वो थोड़े से फीके थे, वन साइडेड थे। लेकिन आगे आगे जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ रहा है, लोगों का इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है और ज़बरदस्त मैचेस भी आ रहे हैं। पाकिस्तान का मैच भी आना है, लेकिन जो कल मैच हुआ इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। किसकी क्या खामियां रही, बांग्लादेश ने क्या किया, उस पर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हमारे साथ हमारा पैनल मौजूद है, आपको पता है सकलैन भाई आप सब हमारे साथ मौजूद होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम बेटा, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक सकलैन भाई, आप ठीक हैं? बिल्कुल, अल्लाह का फजल, अल्लाह की। और हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद ओवैस, आप रोजाना इनको हमारे साथ देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक हो, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। इसके साथ साथ हमारे साथ लाहौर स्टूडियो से मैं ज्वाइन करें हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट उस्मान खान। उस्मान, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। उस्मान ने ना आज ग्रीन पहना हुआ है और वो बता रहे हैं कि मैं आज फुल सपोर्ट करने आया हूँ पाकिस्तान को। उस्मान एक्साइटेड है, आज पाकिस्तान का मैच भी होने वाला है। बिल्कुल जी, दिल दिल पाकिस्तान, जान जान दिल दिल पाकिस्तान, तो बिल्कुल एक्साइटेड है और हमें जी जी आप कंटिन्यू कीजिए, आपको उम्मीद क्या है? हाँ बिल्कुल उम्मीद है जी, पाकिस्तान टीम जीतेगी और अच्छे मार्जिन से जीतेगी। पाकिस्तान टीम के साथ जो कॉन्फिडेंस चल रहा है, जिस तरीके से पिछली सीरीज पाकिस्तान जीत के आया है, एक मोमेंटम बना है पाकिस्तान टीम का। प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, स्पिनर्स ने परफॉर्म किया है शारजा की कंडीशंस के अंदर, और अब बड़ा मार्का भी आने वाला है। तो उम्मीद है कि पाकिस्तान टीम एक अच्छी कारकर्दगी दिखाएगी और फैंस के दिल जीतेगी। ऑलराइट, सकलैन भाई, मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा हम एनालाइज करें जो मैच बांग्लादेश और हांगकांग का हुआ है। एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि शायद वन साइडेड हो जाएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे इंडिया वाला मैच हमने देखा कि वो तो 60 रन भी नहीं उन्होंने बनाने दिए यूएई को। तो वैसी हमें सिचुएशन नज़र नहीं आई। 150 प्लस स्कोर चला गया। बांग्लादेश की क्या आपको गलतियाँ? 140 यस। अच्छा, असल में देखिए, मुझे जो चीज़ें लग रही है ना, बांग्लादेश की बॉलिंग अटैक पे 9 वाइड बॉल हैं और 2 नो बॉल हैं। तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 2 ओवर एक्स्ट्रा दिए हैं, रन्स भी दिए और 143 करवा लिए। कम अज़ कम इन चीज़ों को बांग्लादेश को देखना चाहिए आगे जाते हुए। और मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये 143 तक लेके जाएंगे। इनको बॉलिंग यूनिट मुझे थोड़ा सा लगा है रस्टी सा। इनको आगे जाते हुए इन चीज़ों के ऊपर काम करना पड़ेगा। इनके बॉलिंग कोच जो है, मेरा ख्याल है शॉन टेट हैं, जहाँ तक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये पाकिस्तान के भी थे। ऑस्ट्रेलियन तो बहुत डिसिप्लिन होता है, नो बॉल वाइट बॉल को बड़ा देखता है, तो इनको ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी। बट आई थिंक ये ऑफ एयर मैं और वैसे बात करते रहते हैं, नज़ाकत खान जो है वो नज़ाकत नहीं लगा है, अच्छा खेला है। कोई नज़ाकत नहीं है उसमें, कोई नज़ाकत नहीं थी, अच्छा खेला है वैसे। और अच्छा हो सकता है। ये मुझे कह रहा था, मैंने कहा यार कौन कौन से हैं बताओ ज़रा। मैंने कहा नज़ाकत अच्छा है, तो नज़ाकत लगा है, उसके अंदर कुछ पोटेंशियल है। बट ओबियसली लोग स्ट्राइक रेट की बातें करते हैं, बट उसके अंदर कुछ तप्पड़ नज़र आया मुझे। लेकिन कंसर्न तो सकलैन भाई बांग्लादेश के लिए ना, वो तो टीमें ग्रो कर रही हैं, इम्प्रूव कर रही हैं और उन्होंने आगे आगे आना है। लेकिन जो पुरानी टीम्स हैं उनसे एक्सपेक्टेशंस भी ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा। मैं तो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि तस्कीन जो है वो 4 ओवरों में 38 रन देगा इनके खिलाफ, और 2 विकेट लिए उसने। बट 4 में 38, आप ये समझ लें कि उनका प्राइम बॉलर है, मेन बॉलर है, और इनसे जो है वो इतना एक्सपेंसिव जाएगा। बाकी जो बॉलर्स हैं उन्होंने अच्छी बॉलिंग की है। जो इनका लेग स्पिनर है रिशाद, उसने हमारे IPL में PSL में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। आई थिंक ही बोल्ड वेल, गेंद अच्छा टर्न भी हो रहा था। मेहदी हसन मिराज जो है वो विकेट मिली, बट ठीक उसकी बॉलिंग थी। बॉलिंग यूनिट इनका, मुझे सब कॉन्टिनेंट में जो स्पिन अटैक है या ये तस्कीन है, ये ऐसा है कि इनके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि ये टीम के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। बट इस मैच के अंदर मैं कुछ हैप्पी नहीं हूँ, क्योंकि एक्स्ट्रास बहुत ज़्यादा दिए हैं और बॉलिंग यूनिट जिस तरह ऑपरेट होना चाहिए था उस तरह का नहीं है। हाँ, 100 से नीचे मारो इनको, 100 से नीचे इनको आउट करो। 70, 80, 90 में इनको आउट करने के बाद जनाब आप बॉलिंग यूनिट से मुझे थोड़े से इनके वो हैं, आई थिंक शॉन टेट को देखना पड़ेगा। ऑल राइट, ओवैस, आपको भी यही एक्सपेक्टेशंस थी जो मैच का रिजल्ट हमें देखने में मिला, या आप भी मायूस हुए कि बांग्लादेश इतना स्कोर खा कैसे गया? मायूस तो ऑब्वियसली होना चाहिए, क्योंकि जब आप बात करते हैं एक्सपीरियंस वाइज बात करें तो बांग्लादेश एक मंजी हुई टीम है। मुझे पता थोड़ा अप्स एंड डाउन्स उनके लगे रहे हैं, मामला साकिब अब है कोई नहीं, तमीम इकबाल जो बड़े बड़े नाम थे अब उनके पास है नहीं, फिर जो विकेट कीपर बैट्समैन थे उनके मुशफिक वो भी नहीं है। तो ऑब्वियसली मैं कहता हूँ कि एक स्ट्रगलिंग फेज से वो ऊपर आ रहे हैं। लेकिन
टैलेंट इनके पास है, चाहे आप ओपनर्स की बात कर लें, ईमान की बात कर लें, अगर वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं देख रहा हूँ उसको परफॉर्मेंस नहीं करते हुए, वन ऑफ दी स्ट्रॉन्ग पावर हिटिंग पैक है उसको स्टेप करना पड़ेगा अगर आप चाहते हो कि इस टूर्नामेंट के अंदर जिंदा रहना या बांग्लादेश को आगे जाना है। जिस तरीके से बांग्लादेश के अंदर आप बात करें तो उनको शिकस्त देना एक नामुमकिन वाला काम होता है, क्योंकि सकलैन में बांग्लादेश को बांग्लादेश में बहुत मुश्किल पाकिस्तान रिसेंटली हार के आई है, बहुत मुश्किल है। फिर एक और चीज़ थी कि इस टूर्नामेंट से पहले साइकोलॉजिकल प्रेशर, बेशक आप नीदरलैंड्स को शिकस्त दे के आए उस टूर्नामेंट में बांग्लादेश, लेकिन आप बांग्लादेश यूएई से हारा था शारजा स्टेडियम में, और इनकी पेस बैटरी जो हम बात कर रहे हैं उसने हरवाया था मैच चेजिंग के अंदर, क्योंकि वो नहीं परफॉर्म कर पाई सही तरह। इनको पेस बैटरी पे ध्यान देना पड़ना, अगर ऐसे मामलात रहे तो लिटरली फिर मैं कहता हूँ कि ये डाउनफॉल है। और जैसे आप बात भी सकलैन भी कर रहे हैं, शॉन टेट वहाँ पर बैठे हैं, बड़ा डिसिप्लिन एक चैनल था, पाकिस्तान टीम के खुद भी रहे हैं, बड़ा एक आपको नज़र आता है कि जिस तरीके से वो लेके चलते हुए, फिर इन्वेस्टमेंट इनकी बड़ी हाई है कोचेस के ऊपर। आप सकलैन भी खुद भी इनके अगर स्पिन बॉलिंग कंसल्टेंट रहे हैं, मुश्ताक भाई भी रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा फोकस उस चीज़ पे कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं फिर मैं कहता हूँ कि शायद जो बैटिंग के अंदर जो मामलात हैं बहुत ज़्यादा, एक होता है ना कि आप भरोसा है कि लिंटन दास एक सीनियर कैंपेनर है, वो हमें कुछ ना कुछ चार्ज करके देगा। बड़े टूर्नामेंट्स के अंदर एक पूरी टीम जो है वो चार्ज करती है, एक प्लेयर पे आप टूर्नामेंट नहीं जीतते हो, तो इसमें कहीं ना कहीं मैं कहता हूँ आगे जाके, क्योंकि ये ग्रुप ऑफ डेथ, आपने अफगानिस्तान को भी खेलना, आपने श्रीलंका को भी खेलना है, ये आसान नहीं होने वाला। हम बात कर रहे थे ना कि इन 3 टीमों में से एक ऊपर जाएगी, तो अगर देख लें कि अफगानिस्तान जिस तरीके से उन्होंने इसी विकेट के ऊपर हांगकांग को टिकने नहीं दिया और आपने 144 यहाँ पर करवाया, दैट मींस पे लूप होल। एग्जैक्टली, हार जीत एक तरफ होती है, लेकिन आप जब छोटी टीम के साथ खेल रहे होते हैं तो तब आपने ये देखना होता है कि कितना डिफरेंस आप क्रिएट करें। उस्मान, हांगकांग की बैटिंग की मैं बात करना चाहूँगी। जो पहली इनिंग्स थी, अच्छा स्कोर उन्होंने कर लिया बांग्लादेश को देखते हुए, आप उनकी बैटिंग को किस तरह से एनालाइज करेंगे? आई थिंक अच्छा आगाज लिया है इनकी टीम ने, क्योंकि पिछले मैच के अंदर अफगानिस्तान के खिलाफ बड़ा सेटबैक मिला था इनको, बड़े हैवी रन्स के मार्जिन से ये लोग हार गए थे। लेकिन इस मैच के अंदर एक इत्मीनान नजर आया है, खास तौर पर दिशान अली ने जिस तरह से ओपनिंग के अंदर बैटिंग की, आउट नहीं हुए, एंकर रोल किरदार अदा किया उनका, और फिर उसके बाद जिस तरह से नजाकत ने बैटिंग की है, बेहतरीन 42 रन की इनिंग्स के लिए। फिर उनके जो कप्तान है यासीन मुर्तजा, उन्होंने बड़ा अच्छा पार्टनरशिप लगाई है नजाकत के साथ, 28 रन उन्होंने भी स्कोर किए, तो एक अच्छा स्कोर दिया हांगकांग की टीम को। और मैं समझता हूं कि अब इस तरह से जिस तरह बांग्लादेश की परफॉर्मेंस थोड़ी सी मुझे रस्ती नजर आई है, कुछ बॉलर्स उनके शायद उस तरह से जान नहीं मारते हुए नजर आए। तस्कीन अहमद ने काफी रन दे दिए, फिर उसके अलावा मेहदी हसन ने कुछ अच्छी बेहतर बॉलिंग की है, तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं कुछ थोड़े रन ज्यादा हुए हैं। अब यहाँ पे ऐसे रन दे देना, फिर उसके ऊपर जाहिर बात है आगे जो टीम्स आ रही हैं जिनके साथ आपने खेलना है, खास तौर पर आगे श्रीलंका से मैच आपका होना है, फिर अफगानिस्तान के साथ मैच होना है, तो ये वो टीमें हैं जो आगे सुपर 4 के लिए दावेदार बन सकती हैं, तो इनके खिलाफ एक अच्छी कारकर्दगी दिखाना जरूरी है। और बांग्लादेश की जिस तरह से क्रिकेट क्रेजी फैंस हैं, और जब वो इस तरह की परफॉर्मेंस देखेंगे कि हम बड़े मार्जिन से नहीं जीत सके और हम यहाँ पे भी फंसे हैं, तो इसके लिए काफी कुछ सोचना पड़ेगा बांग्लादेश की टीम को, उनके थिंक टैंक को, कि क्या गलतियां हो रही हैं। खासतौर पर कप्तान लिटन दास को लीड फ्रॉम फ्रंट करना पड़ेगा, जिस तरह बाकी कैप्टन इस एशिया कप के अंदर करते दिखाई दे रहे हैं। अगर अफगानिस्तान की बात करें तो उसमें राशिद खान है, फिर इसी तरह इंडिया के सूर्या कुमार यादव, पाकिस्तान के सलमान अली आगा, तो ये फ्रंट से लीड करते हैं और इसी तरह ही फिर टीमें आगे बढ़ती हैं और अच्छा परफॉर्म करती हैं। तो बांग्लादेश को अभी इम्प्रूवमेंट की जरूरत है और मैं समझता हूँ कि इनको जल्द ही कुछ बेहतर करना होगा। बिल्कुल सही है। अच्छा, आपने फैंस की बात की कि जिस तरह से बांग्लादेश के फैंस होते हैं, सकलैन भाई कोई वाकया आपके जहन में? क्योंकि पाकिस्तान अफगानिस्तान का हम देखते हैं बड़े ही जज्बाती, इवन इंडिया के भी जो फैंस होते हैं बड़े ही जज्बाती होते हैं, बड़े अपनी टीम को लेके बड़े वो हो जाते हैं, इमोशनल भी हो जाते हैं समटाइम्स। बांग्लादेश के जो लोग हैं उनका भी टेम्परामेंट इसी तरह का होता है जिस तरह पाकिस्तान, इंडिया और अफगानिस्तान का हम देख रहे हो? मेरा ख्याल है इनसे ज़्यादा होता है। अच्छा। क्योंकि मैं इनका तकरीबन 2 साल कोच रहा हूँ। जो भी वहाँ पे बांग्लादेश में मैच होता है, जो फैन वहाँ पे पहुँचता है, हाँ। सीटें तो एक भी सीट खाली नज़र नहीं आती। अच्छा। बाहर इतना रश होता है, ग्राउंड के अंदर इतना रश होता है, और वो डाई हार्ड फैन जिसको कहते हैं उस तरह के, बहुत जज्बाती, बहुत इमोशनल। और यहाँ तक के कई ऐसे सुनने में आए कि मस्जिदों में जाके नफल पढ़ना शुरू कर देते हैं। अच्छा। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल।
मैं जब कोच था ना तो मेरे पास लेटर आया करते थे, वो ताज समुद्रा इनका एक होटल होता था, नहीं शुनार बंगला वो होटल का नाम था, तो वहाँ पे लेटर आते थे, पैन पैसिफिक शुनार बंगला ये। अच्छा। हाँ, तो वहाँ पे लेटर आते थे बकायदा। मैंने इतने नफल पढ़े बांग्लादेश के मैच के लिए। लड़कों के आते थे? बता दे हमने इतने जो है नफल पड़े हैं अपनी टीम के लिए, ये क्या कर रहे हैं। अगर कोई हार जाते थे तो अल्लाह माफ़ करे वहाँ पे निकलना मुश्किल हो जाता था। बहुत बहुत क्रेजी फैन है। अच्छा, नॉर्मली हम देखते हैं कि जब इंडिया या पाकिस्तान हार के आते हैं, हम पाकिस्तान को तो इतना ज़्यादा इशू नहीं होता, कोई एक एयरपोर्ट पे उतर रहा होता है, कोई दूसरे एयरपोर्ट पे होता है, लोगों का रिएक्शन होता है। तो बांग्लादेश के साथ भी होता है, यही होता है, ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। मेरा एक्सपीरियंस तो रहा है। क्योंकि सकलैन भाई, मैं खुद इस चीज़ पे ना थोड़ा सा, अगर आप पूरा बांग्लादेश का साइड आप देखो ना, खाली हम तो सीनियर टीम की बात कर रहे हैं ना, इनकी अंडर 19 भी बड़ी अच्छी है। अभी आपको पता है जो अंडर 19 के अंदर उन्हें परफॉर्मेंस जिस तरीके से उनकी थी, इनकी आप डोमेस्टिक सर्किट को आप देख लें, अच्छा अब आपको नज़र आता है कि जिस तरीके से ये एक लेके बांग्लादेश का हाई परफॉर्मेंस सेंटर पाकिस्तान के हाई परफॉर्मेंस सेंटर से दुगना बेहतर है। ओह अच्छा। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर हमसे बेहतर है, क्योंकि डोमेस्टिक का इंफ्रास्ट्रक्चर इनका, मुझे पता है लोग ज़्यादातर करते हैं बीपीएल पे थोड़ी तनकीद कर देते हैं कि यार अभी वैसा नहीं है, लेकिन बीपीएल का इंफ्रास्ट्रक्चर वो अपनी जगह, वो तो एक लीग क्रिकेट है। अगर थोड़ा सा इनका इंफ्रास्ट्रक्चर डोमेस्टिक का आप देखें बहुत बेहतर हो चुका हुआ है, चाहे फाइनेंशियल मामला हो, चाहे स्पॉन्सरशिप की मद में हो, इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी कर रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा जो इशू रहा है आपको बेहतर पता है, जो पॉलिटिकल इनके मामलात रहे हैं बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अंदर के इनके कोई रीसेंट पास में कोई इवेंट भी जीत नहीं सके, कोई वर्ल्ड कप, कोई एशिया कप, कोई ट्रॉफी उस तरह से बांग्लादेश टफ टाइम तो दिया इन लोगों ने। मैं इस चीज़ पे आज भी कहता हूँ, बांग्लादेश टीम जब सकलैन भाई लोग ऑब्वियसली वो पुरानी टीम है, वो बड़ी अच्छी टीम इनकी होती थी जब इनके पास थे। थोड़ा सा मैंने कहा ना कि इनका वो जो एक मसला रहा है ना, पॉलिटिकल जो इन्फ्लुएंस रहा है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ है। इसमें ऐसे बहुत से लड़के थे बांग्लादेश टीम में जो अंडर 19 सेटअप से आए, बांग्लादेश ए से आए, मिडल ऑर्डर के अंदर था, मुझे भी उसका नाम याद नहीं आ रहा लड़के का, वन ऑफ द फाइनेस्ट मैं कहता हूँ कि लड़का था कि आप एग्रेसिव अप्रोच की बात करते हो, वो गायब हो गया, समझ ही नहीं आया कहाँ गया। कि ऐसे बहुत से लड़के आए हैं जो शायद इनको अच्छा आप कर सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं गायब हुए, क्योंकि जो इंस्टेबिलिटी वहाँ पर रही है, जो हम अपनी बात कर रहे थे क्रिकेट बोर्ड की, वहाँ पर हमसे ज़्यादा इंस्टेबिलिटी रही है। उसने इतना डिस्टर्ब किया एटमॉस्फेयर का कि इनके ज़्यादातर लड़के जो बांग्लादेश ए स्क्वाड से भी आप देखें जो शायद खेल सकते थे, वो मूव ऑन कर गए दूसरी कंट्रीज के अंदर, या शायद क्रिकेट। 3 बंदे थे, रिचर्ड पाइवर्स, जेसन स्विफ्ट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, रिचर्ड पाइवर्स फ्रॉम साउथ अफ्रीका, और एक ऑस्ट्रेलियन था। तो जिस वक्त ये इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को मारा, ऑस्ट्रेलिया के अंदर जब ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप T20 जीता है, तो बांग्लादेश ने इसको ऑस्ट्रेलिया को गालिबन वाइट वॉश किया। उससे पहले वेस्ट इंडीज़ को मारा, इंडिया को मारा इन्होंने। तो उस वक्त तक ये जो जितने भी इनके हाई परफॉर्मेंस सेंटर में ये ऑस्ट्रेलियन और दूसरे रखे हुए थे, वो नीचे ग्रास रूट लेवल पे वो काम कर रहे थे। तो एकदम जब चॉप एंड चेंज होती ना, तो उसके आगे जाके असरात नजर भी आते हैं। अच्छा उस्मान, अभी तक जो मैचेस हुए हैं उसमें जो नॉर्मली कहा जा रहा है कि कमज़ोर टीमें या बॉटम की टीम्स आगे जाकर हो सकती हैं, हांगकांग और यूएई उनमें से अपना मैच खेल चुकी हैं। आपको इन दो टीमों में से कोई बेहतर या उससे कम नजर आई है, या आपको एक ही जैसी टीम्स लग रही हैं? आई थिंक कंपैरेटिवली मुझे यूएई और हांगकांग की टीमें कुछ बेहतर लग रही हैं, और उसकी वजह यह है कि शायद इनको यूएई के पास एक एक्सपोजर ज्यादा है, आईएल T20 भी खेलते हैं, T10 भी वहां पे होता है। उसके अलावा अभी ट्राई नेशन सीरीज भी खेली पाकिस्तान के साथ, और उससे पहले भी एशिया पैसिफिक टूर्नामेंट भी खेल के आए हैं। तो इनके पास क्रिकेट ज्यादा है एज कम्पेयर टू, अगर आप हांगकांग की बात करें तो ये भी कुछ हद तक बेहतर हुए हैं, इनकी टीम के अंदर इम्प्रूवमेंट आई है, क्वालिफायर मैचेस भी इन्होंने खेले हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता डे बाय डे ये टीमें इम्प्रूवमेंट की तरफ जाती नजर आ रही हैं। अगर इसी तरह इनको मजीद मैचेस मिलते गए और ये बड़ी टीमों के साथ खेलते गए, तो यकीनन एक टाइम आएगा कि इनकी टीम भी कुछ बेहतर रैंकिंग के अंदर नजर आती हुई आएगी। इसी तरह ही बाकी टीम्स भी उस्मान इवॉल्व होकर ऊपर आई हैं। अफगानिस्तान की मिसाल हमारे सामने है। इसी तरह से टीम्स को जब मौका मिलता है तो फिर वो आगे आती हैं। चलिए हमें ब्रेक की तरफ जाकर वापस आएंगे, तो आज होने वाला जो मैच है पाकिस्तान और ओमान का, उस पर हमने डिटेल डिस्कशन करनी। हमारे साथ रहिए।
राइट जी, वेलकम बैक। पाकिस्तान का सफ़र आज शुरू होने वाला है। आज के मैच से एशिया कप में अपने सफ़र का आगाज़ पाकिस्तान करेगा और फिर इसके बाद जो बड़ा टाकरा होगा, असल जो सबकी नज़रें हैं ना वो पाक भारत टाकरे पर है। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान की टीम कितनी वार्म अप है और ओमान के साथ कैसा परफॉर्म करती है, ये देखना बाकी आज के मैच में। सकलैन भाई, आपको क्या पाकिस्तान से एक्सपेक्टेशंस हैं ओमान के अगेंस्ट? देखें, ट्राई सीरीज़ हो गई, इन्होंने जो बॉक्सेस टिक करने थे वो कर लिए होंगे, आई एम श्योर। और जैसे मैंने पहले कहा, इंडिया का जो मैच था कि इंडिया एक स्टेटमेंट देगा पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान को स्टेटमेंट देनी चाहिए इंडिया के लिए। और ओमान या अमान जो भी कहते हैं, ओमान के ख़िलाफ़ जो है इनको एक तगड़ी क्रिकेट खेलनी चाहिए और जो कि ये खेलेंगे। तो मैं ये समझता हूँ टीम अच्छा खेलती हुई आ रही है। भी एक मैच अफ़गानिस्तान से हारे, आप अफ़गानिस्तान को ये नहीं कह सकते कि वो बहुत माटी टीम है, अच्छा डिस्प्ले किया, अच्छी क्रिकेट खेली, बट 2 मैच उन्होंने अफ़गानिस्तान को एक पहले राउंड में मारा और फिर फाइनल मारा। टीम अच्छा खेल रही है, आई थिंक इनको तगड़ी क्रिकेट खेलनी चाहिए, एक स्टेटमेंट देनी चाहिए ओमान के खिलाफ और पॉजिटिव क्रिकेट से खेलें। कोई बॉक्स रह गया टिक करने वाला तो वो कर ले। अगर बैटिंग बाद में करनी है या बैटिंग पहले करनी है या कोई गियर चेंज करना है या कोई नंबर चेंज करना है, अभी कुछ बातें चल रही थी हारिस का और फलाना फ़खर का ऊपर नीचे नंबर चेंज कर लिया जाए। तो अगर कोई एक्सपेरिमेंट करना है तो वो इस मैच में करें, बट एक तगड़ी क्रिकेट खेलने, एक तगड़ा जो है स्टेटमेंट दें कि वी आर देयर टू प्ले अगेंस्ट यू। ये असल में पाकिस्तान इंडिया का ही मैच है। असल मैच तो वही है। लेकिन सकलैन भाई, क्या वन साइडेड मैच हम एक्सपेक्ट करें जिस तरह शुरू के मैचेस हुए? ये वाला डेफिनेटली वन साइडेड ही होना चाहिए। पाकिस्तान को इनको करीब नहीं लेके आना चाहिए और इनको एक फ़र्क दिखाना चाहिए। जैसे ऑब्वियसली तारीफ करनी चाहिए, इंडिया ने किया, इनको एक मैसिव डिफरेंस दिखाना चाहिए, डिफरेंस क्रिएट करना चाहिए और इनको ऐसी ही क्रिकेट खेलनी चाहिए। और मैं नहीं समझता कि ओमान की टीम ऐसी है कि जो पाकिस्तान के करीब आएगी, मुझे ऐसा लगता है। मैंने इतना फॉलो नहीं किया, बट ये एक डिफरेंट लेवल की गेम हो रही है। ये कोई एक आम क्रिकेट का वो एक छोटा मैच नहीं है, एशिया कप हो रहा है। इट्स अ ह्यूज मैसिव बिग टूर्नामेंट और इसका एक अपना प्रेशर है, इसकी अपना एक तासीर है, एक हैवी इसका वजन होता है। तो आई थिंक पाकिस्तान को एक स्टेटमेंट देनी चाहिए। ओवैस, आपको क्या लगता है आज आप क्या पाकिस्तान से एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आप बताएं, आप न्यूजीलैंड को सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, पाकिस्तान को। ये कह रही थी मैं न्यूजीलैंड को वैसे सपोर्ट कर रही हूं। अरे नहीं भाई, पाकिस्तान का मैच है, हम तो किसी और का सोच भी नहीं सकते। नहीं, ऑब्वियसली क्योंकि एनकाउंटर में कहता हूँ कि आज हमारा ओपन हो रहा है पाकिस्तान का और ऑब्वियसली फेवरेट्स तो पाकिस्तान ही होगा। फिर वही बात होती है एक्सपीरियंस की जो हम बात करते हुए हैं कि एशिया कप है, बड़ा टूर्नामेंट है, ये टीम्स इतनी एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन थोड़ा सा अगर मैं ओमान की अगर थोड़ा सा जाना चाहूँ तो लास्ट जो मैच ये खेले थे यूएसए के खिलाफ और 9 रन से शिकस्त, अपना शायद 9 रन से जो उनसे यूएसए जीता था, इनसे बड़ा कांटे का मुकाबला हुआ था। जो प्लेयर्स टू वॉच अगर हम बात करें तो मैं उनका अभी भी देख रहा था, जतिंदर सिंह एक लड़का इनको ओपन करता है, वो बड़ा अच्छा एक प्लेयर टू वॉच। उसने 40-41 रन, हाँ आई गेस इज द कैप्टन, और उसने 40-41 भी किया था ओपन के अंदर। उसके बाद मिडिल ऑर्डर में आप आ जाओ, 72 स्कोर एक लड़के ने किया था। मैं बल्कि उनका स्कोर कार्ड देख रहा था, उसको महमूद है, शुक्ला इन लड़कों ने बड़े जाके स्ट्रॉन्ग इनिंग्स खेली है जाके आप इस स्कोर तक पे पहुंचाते हुए। तो दैट शोज के इनके पास वो एक डेप्थ जरूर है। लेकिन पाकिस्तान कहां पर इनिंग्स खेली है, मतलब कहां परफॉर्म किया है, थोड़ा सा अगर आप बता सके बैकग्राउंड। ओपन के अंदर तो उसने किया था अपना, क्या नाम है, जतिंदर ने। उसके अलावा इनकी टीम थोड़ा सा मिडिल ऑर्डर के अंदर वीक लिंक आपको नजर आया था जाके। फिर उसके बाद एक मिर्जा इनके पास लड़का, उसने 50 किया था चौथे 5वें नंबर पे। जो 6ठी-7वीं पोजीशन है लड़का इनका महमूद है। शुक्ला इनके कुछ चेंजेस हैं इस दफा स्क्वाड के अंदर। लेकिन एक अच्छी बात है कि इनका जो एक D20 के नाम से एसोसिएट मेंबर्स क्योंकि रेगुलर बेसिस पे खेलते हुए हैं, इनका जैसे यूई के साथ हो जाए क्वालिफायर्स पे खेलते हैं, एक D20 नाम की अपना एक लीग उधर होती है, जिसकी वजह से थोड़ा सा इनको ग्रूम बड़ा एक अच्छा मिला। वो लाइव टेलीविजन पे भी होती है, तो इनके पास बैकअप प्लेयर जरूर आए, एक्सपीरियंस जरूर इधर हासिल है, बहुत ज्यादा यूए में खेलते हुए हैं। लेकिन पाकिस्तान ऑब्वियसली फेवरेट्स है। वो सकलैन भाई वाली बात से सेकंड भी करूंगा, बहुत सी बातें हो रही हैं चॉप्स एंड चेंजेस की। मैं खुद चाहता हूँ, ऑब्वियसली थिंक टैंक वहाँ बैठा है, बेस्ट माइंड्स हैं, उनको बेहतर पता है कंडीशंस को। एक्सपेरिमेंट छोटे मैचेस में होता है, बड़े मैचेस में आप नहीं करते हो, और ये इसको छोटा रहना चाहिए इस मैच को, जिस कॉन्टेक्स्ट में हम कह रहे हैं। उस्मान, अगर पाकिस्तान डिफरेंस क्रिएट करने में कामयाब हो जाता है तभी हम इसको एक जीत तस्वर करेंगे, अदरवाइज अगर क्लोज भी चला जाता है तो पाकिस्तान को मुसीबत पड़ जाएगी अगले मैच में। व्हाट डू यू थिंक?
हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, और एक तगड़ी क्रिकेट पाकिस्तान को खेलनी पड़ेगी और एक टोन सेट करनी पड़ेगी कि हाँ जी हम भी दावेदार हैं और हम इंडिया से अच्छा खेल सकते हैं और वीकर टीम्स को ज्यादा बेहतर तरीके से टैकल भी कर सकते हैं। तो एक ट्रेंड सेट करना पड़ेगा जैसे इंडिया ने सेट किया है, और हमें भी एक अच्छी और तगड़ी मजबूत क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। और अगर पहले ही बैटिंग आ जाती है पाकिस्तान टीम की तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम 200 प्लस स्कोर करें दुबई की विकेट के ऊपर, क्योंकि दुबई की विकेट पिछले मैच में हमें लगा है कि काफी बैटर्स को सूट कर रही थी। गो के स्पिनर्स इंडिया के काफी काम करते दिखाई दिए। कुलदीप यादव ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की उस मैच में। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान टीम फुल थ्रोटल के साथ इस मैदान में उतरेगी और कोशिश करेगी कि इस मैच को अच्छी तरह और बड़े मार्जिन से जीते, ताकि जो अगला मैच है इंडिया का ऑल इम्पोर्टेंट, उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस के साथ पाकिस्तान की टीम मैदान में जाए। और खास तौर पर यहाँ पर साहबजादा फरहान के ऊपर बहुत ज्यादा नजरें होंगी, क्योंकि कोई ट्राई नेशन सीरीज जो हुई थी उसके 5 मैचेस जो उन्होंने खेले हैं उसमें ज्यादा बड़ी इनिंग्स नहीं खेल सके, सिवाय एक मैच में 21 रन उन्होंने बनाए थे। उसके बाद ज्यादातर परफॉर्म नहीं किया। फिर साइम अयूब के ऊपर भी एक बड़ी इनिंग ड्यू है, और इसके अलावा जो बाकी आपके मिडिल ऑर्डर के अंदर हसन नवाज खास तौर पर एक मैच के अलावा वो भी काफी वीक नजर आए थे। लेकिन अफगानिस्तान के खिलाफ खेलना, स्पिन कंडीशन में खेलना, ये इटसेल्फ एक चैलेंजिंग कंडीशन थी पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान उसमें सरखरू हुआ है। इंशाल्लाह अच्छी मिसाल कायम होगी। और सकलैन भाई, मैं टारगेट के बारे में पूछना चाह रही हूँ, कितना टोटल अगर पाकिस्तान जीत जाता है टॉस और पहले बैटिंग करता है, कितना टोटल सेट करना होगा ओमान के अगेंस्ट? आपने परफॉर्म करना है एक छोटी टीम के अगेंस्ट, तो कहाँ तक उनको महदूद करना होगा? फिर देखें, पिच रिपोर्ट का अभी तक हमारे सामने कुछ अंदाज़ा नहीं है, राइट, बट ओबियसली मैं ये समझता हूँ कि ऐसी टीमों के खिलाफ 200 प्लस को तो सामने जहन में रखना चाहिए। इसमें कोई डीमंस नहीं होंगे कि बहुत ज़्यादा स्विंग और बाउंस और टर्न और ये और बॉल इज स्लो बाउंस है, नीचे रह रहा है, स्किड कर रहा है, ऐसी पिच नहीं है। आई थिंक इट्स अ ट्रू गुड पिच है, जो अब इतनी दूर से जो मैं एसेस कर रहा हूँ, 2-3 मैच देख भी लिए, तो इनको 200 प्लस देखना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के अंदर ये सारा पोटेंशियल है, ये कर सकते हैं। बाकी ये साहबजादा फरहान ठीक है, ट्राई सीरीज़ में उससे परफॉर्मेंस वैसे नहीं हुई है, बट उसने बहुत अच्छे एविडेंस दिए, परफॉर्मेंसेस दिए। जबरदस्त मैचेस आपको अब चाहिए कि उसके ऊपर कितना फेथ है। जब वो परफॉर्मेंस दे रहा है, उसने एविडेंस दिए, अब देखते हैं कि थिंक टैंक जो है, हेड कोच जो है, कैप्टन जो है, और खिलाड़ियों को उसके ऊपर कितना फेथ है। जब वो कर रहा था तो तब तो आपका सबका बिलीफ बढ़ रहा होता है कि यार ये कर सकता है, इसने किया है और ये बहुत अच्छा कर रहा है। तो अब अगर उससे नहीं हुआ ट्राई सीरीज़ में, तो ये नहीं कि उसने अपना मोजो खो दिया और उसको अब वो चीज़ें करने नहीं आती, तो उसके ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए। परफॉर्मेंस ऊपर नीचे रहनी है, और ये इसी तरह ही क्रिकेट है, और इसमें होता है जितनी तेज़ गेम है ना, इसी तरह फॉर्म ऊपर जाती है, इसी तरह फॉर्म एकदम नीचे आती है, और फिर एकदम ऊपर आ जाएगी। जैसे अभी नवाज है, एक्सेप्शनली वेल कर रहा है, कैसी परफॉर्मेंस दे रहा है वो, बॉल से भी, बैट से भी, हर चीज़ें जो है ना उसकी फेवर में जा रही हैं। आई थिंक गालिबन बैक टू बैक सीरीज़ में मैन ऑफ द सीरीज़ हो गया। अब खुदा न खास्ता एक आध मैच में नहीं हुआ तो ये ना कहना शुरू कर दें और यार ये वो चीज़ नहीं है, बस जनाब ट्राई सीरीज़ थी, ये फलाना ऐसे हो गया। आउटस्टैंडिंग किस्म का कर रहा है। बट थिंक टैंक को, कैप्टन को ये देखना है, ये गेम बहुत तेज़ी से चलती है, फॉर्म ऊपर नीचे होती है। क्लास को देखो, उसके अंदर रेजिलियंस कितनी है, उस खिलाड़ी के अंदर जो है उसका विल पावर कितना है, बिलीफ कितना है, और किस तरीके से लड़ता है वो, उसका एटीट्यूड कैसा है, कैसा कैरेक्टर है, सिचुएशन से निकालता है, सिचुएशन से निकालता है। अच्छा, और ये सारी चीज़ों को कैलकुलेट करना भाई, अगर आप भी जब क्रिकेट खेल रहे होते थे, जब किसी छोटी या कमज़ोर टीम के साथ मैच होता है, तो उस वक्त टीम का माइंडसेट किस तरह का होता है? एक हमारे सामने जो एग्जांपल मुझे जहन में आ रही है, अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच था जिसमें मैक्सवेल सिंगल हैंडेडली ले गए। उसमें फिर ये कहा जा रहा था कि शायद ऑस्ट्रेलिया ने ईजी ले लिया था शुरू में अफगानिस्तान को, और फिर ये सिचुएशन उनको देखनी पड़ी। तो क्या टीम उस वक्त सोच रही होती है? देखिए, खैर ऑस्ट्रेलियंस के अंदर ये ऐसी गंदी आदत नहीं है कि किसी भी टीम को हल्का ले लें, उनकी रुथलेस अप्रोच होती है। आई थिंक ऑन द डे अफगानिस्तान बहुत अच्छा खेला। उन्होंने ऊपर से जो उनकी विकेटें गिराई और सारा कुछ किया। क्या हम इजी ले सकते हैं ओमान को? हमारी ये बीमारी है हमारे अंदर, हम लोग कहते हो देख लेंगे, हो जाएगा, कर लेंगे। ये हमने किया है। हमने बांग्लादेश से कुट खाई है। वर्ल्ड कप का मैच था 99 का, हमने ऑस्ट्रेलिया को मारा, वेस्ट इंडीज़ को मारा, बड़ी टीमों को मारते हुए आ रहे थे। 99 में फेवरेट थे हम लोग, बांग्लादेश से मैच हार गए हम लोग। वो मैं अब जब उसको रिकॉल करता हूँ, मैं देखता हूँ कि हम लोग बांग्लादेश फाड़ लाएंगे जी, खाओ पियो मौज करो, घूमो फिरो,
ट्रेनिंग में भी हर कोई मजे कर रहा है, नखरे लगा रहा है, ये हमारे अंदर ये बीमारी है। हम तो अमेरिका से हार जाते हैं जी, हमारे अंदर ये बीमारी है। तो मैं जब हेड कोच था 2 साल अप्रॉक्सीमेटली, मैं भी ये लड़कों को कहता था ये तुम्हारी घुट्टी के अंदर है ये सारी बीमारियां, हल्का नहीं लेना किसी को, रुथलेस अप्रोच होनी चाहिए। और हमने इम्पैक्ट क्रिएट करना है दूसरी टीमों को मैसेज देने के लिए, वो भी जरूरी। ये नहीं कि बस जीत हमें नहीं चाहिए, हमें बहुत बड़े मार्जिन से हमें वो करना चाहिए। फिर बाद में जाके नेट रन रेट ये वो सारी चीजें भी आ जाती हैं, नेट रन रेट भी गिनना शुरू कर देते हैं, हम तो ऑलमोस्ट उसी में फंसते हैं एंड में जाके। हर दफा इसी तरह की सिचुएशन में आ जाते हैं। 92 वर्ल्ड कप में भी नेट रन रेट ही चल रहा था साउथ अफ्रीका का ईयर, वो 2022 जो T20 वर्ल्ड कप हुआ, हॉलैंड मारेगा तो वो ऐसे होगा, तो फलानी ऐसी चीज़ें होंगी, हम लोग फंस जाते हैं। तो इस मैच में अगर कुछ एक्सपेरिमेंट करना है थोड़ा सा वो कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कि किस तरह के गेयर लगाने हैं, किस तरह की अग्रेसिव क्रिकेट खेलनी है। दूसरा ये है कि इसमें आप जो है नेट रन रेट को भी एक अच्छा लेके जा सकते हैं, ताकि आगे मैचेस में आपको आगे जाने में आसानी हो। और वैसे आपका क्या टेक है इस पे? और थोड़ा सा अगर हम पाकिस्तान के स्क्वाड को डिस्कस करें, आपको किससे ज़्यादा उम्मीदें हैं इस एक तो पूरे टूर्नामेंट में और फिर आज होने वाले मैच? देखिए, ऑब्वियसली टीम अपनी है, उम्मीदें सबसे हैं। और जैसे अभी सकलैन में बात की कि मुझे पता है कि सबसे ज़्यादा इसका टारगेट एक ही नाम किया जा रहा है, वो है आपका विकेट कीपर बैट्समैन। उस पर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है। सब सकलैन भाई के कोचिंग में ही उसने डेब्यू किया। मैं अब फिर कहता हूँ कि बहुत बड़ा, ठीक है, मैं फ़ैन फॉलोइंग अपनी जगह सारे मामलात हैं, लेकिन हमें एक चीज़ अच्छी जो लगी वो सलमान अली आगा की थी, जिस तरीके से बैकअप किया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। यही चीज़ चाहिए कप्तानी, जो कप्तान बैकअप करता है प्लेयर को, कॉन्फिडेंस है। उसने कहा कि बड़े मैच का प्लेयर और ये परफॉर्म करेगा। उसने अपनी जगह सेक्रीफाइस की है। सकलैन पे मैंने कहा ना, बेस्ट बंदे हैं जो इस पर कह सकते हैं। सकलैन भी ओपन वो करता हुआ आया। मैं खुद इस पोजीशन, मैं खुद कहता हूँ, जो वसीम भाई ने भी आज बात की कि अगर मसला है तो जहाँ पर आपका बंदा आउट होता है, फॉर इंस्टेंस जल्दी पावर प्ले में अगर लड़का निकल जाता है, आपका साहिबजादा फरहान अगर आउट होता है, तो आप हारिस को भेजो, स्ट्राइक रेट उसका है, राइट नाम अपना बैट्समैन है, उसको भेजो 1 डाउन पे। आप थोड़ा सा शफल फ़खर जमान को नीचे कर सकते हो। चीज़ें बहुत सी हैं, लेकिन एक एडेड प्रेशर हारिस पे इस चीज़ का भी है। देखो, जिन नामों को रिप्लेस करके आप आए हुए हो, वो फाइट आपकी भी एक रात पहले होती है मैच से पहले कि यार मैंने उस नाम को मैंने आया हूँ रिप्लेस करके, मेरे पर जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, मैंने परफॉर्म अच्छा करना है और मैंने परफॉर्म करके देना है। उस चीज़ पे भी आपको कहीं ना कहीं फोकस करना है। फिर उसके बाद एक अच्छी बात है, नवाज की जो बात की सकलैन भाई ने, मैं उसी चीज़ पे जाऊंगा। ये वही स्टेडियम था जहां पर नवाज को बेसिकली कोशिश की गई कि ख़त्म करने की। आपको याद हो कि कहा गया, लोगों ने कहा, एक बिल्डअप हुआ सोशल मीडिया के ऊपर, जी अब नवाज वापस नहीं आता। अनफॉर्चुनेट है, जब भी मैच जितवाया, आपको पता है विराट कोहली ने ही जितवाया कि इंडिया को, उसको बेचारे को मार भी उस सिनेरियो में पड़ी। ये वैसे सोशल मीडिया पे बिल्ड करवाया भी जाता है, बिल्ड करवाया था। मुझे लगता था कि बिल्डअप हुआ ये मोमेंटम, लेकिन मुझे आज भी वो अल्फाज याद है बाबर आजम के जिस तरीके से बैकअप किया गया था, वो लिटरली बहुत जबरदस्त है। अगर आप उस मैच को देखें, उस मैच में इसने उसको आउट कर लिया था। बहरहाल गालिबन वो फिर वो स्टंप को लगा और गेंद जो है वो विराट ने कहा कि गेंद बजाय फील्डर के हाथ में जाने के वो गैप में चला गया, जिसपे 3 रन हुए। तो उसकी तकदीर में नहीं था। बट मैं ये समझता हूँ इस तरह का जो प्रेशर किसी भी खिलाड़ी को मिलता है, उसके बाद वो जो है ना वो हाइट जो है ना वो पकड़ता है, ग्रेटनेस अचीव करता है। आप देखें बेन स्टोक को कितने छक्के लगे थे, उसके बाद देख लें दुनिया का 5 बेस्ट ऑलराउंडर हुआ। स्टुअर्ट ब्रॉड को 6 छक्के लगे, वो 3rd हाईएस्ट विकेट टेकर हो गया। इसी तरह आप किसी और प्लेयर को भी देखेंगे ना, मैं कुछ 2-4 के नाम नहीं लेना चाहता, इसी तरह के इंसिडेंट से प्लेयर बनता है, बहुत बड़ा बनता है। क्योंकि जब आप इतना हाई वोल्टेज प्रेशर बर्दाश्त कर लेते हैं तो उस पर आपको पता चल जाता है, जब नीचे वाले मैचेस आ रहे होते हैं तो उसके अंदर आपका दिमाग बहुत अच्छे तरीके से चल रहा होता है, प्रेशर हैंडलिंग आ जाती है फिर हर तरह की सिचुएशन के लिए। उस्मान की तरफ चलते हैं। उस्मान, आज पाकिस्तान को स्पिनर्स पे ज़्यादा रिलाई करना होगा, और ओमान की तरफ अगर हम देखें तो उनका बॉलिंग अटैक, उसको आप किस तरह से एनालाइज करेंगे? आई थिंक दोनों चीज़ों के ऊपर ही आपको बैलेंस रखनी पड़ेगी अपनी साइड, क्योंकि मुझे जो लग रहा है अभी जो कॉम्बिनेशन पाकिस्तान का जो मुझे नज़र आ रहा है, उसके अंदर शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ के साथ शायद पाकिस्तान टीम की प्लेइंग 11 होगी, और मे बी फ़हीम अशरफ एक ऑलराउंडर के तौर पे पाकिस्तान के साथ होंगे एज ए फास्ट बॉलर ऑलराउंडर। उसके अलावा बाकी आपके पास इब्रार अहमद होंगे, और उसके अलावा आपके पास सलमान अली आगा भी हैं, मोहम्मद नवाज भी हैं, तो साइम अयूब भी बॉलिंग कर लेते हैं। तो पाकिस्तान के पास स्पिन की तो काफ़ी ऑप्शंस होंगी। रही बात ओमान की, तो उनके पास एक जिक्रिया बड़े अच्छे बॉलर हैं, उसके साथ साथ उनके जो कैप्टन है जतिंदर सिंह, वो एक कॉम्बिनेशन अभी बनाने की सोच रहे हैं, क्योंकि अभी
ओमान की टीम की अगर मैं आपको बात करूं तो वो तकरीबन 3 हफ्ते पहले यहाँ पर दुबई के अंदर आई है और यहाँ पर वो मुख्तलिफ क्लब्स के साथ भी मैचेस उन्होंने खेले हैं, एक एकेडमी की टीम के साथ भी मैचेस खेले और कोशिश की है कि वो इस कंडीशंस के साथ अपने आप को बेहतर तरीके से मैचअप कर सकें और एक अच्छा कॉम्बिनेशन बना सकें। अब देखते हैं कि कल विकेट किस तरह की आती है और उसके मुताबिक ही शायद टीम प्लेइंग 11 डिसाइड होगी, लेकिन बज़ाहिर लगता है कि पाकिस्तान टीम 2 फास्ट बॉलर जो होंगे हारिस और शाहीन और उसके साथ एक फहीम अशरफ के साथ शायद पाकिस्तान टीम मैदान में उतरने जा रही है। अच्छा, मुझे ये बताएं टॉस का कितना इंपॉर्टेंट और वाइटल रोल होगा आपकी नजर में? आई थिंक इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि इतना मैटर वैसे नहीं करता, क्योंकि अगर आप 2021 का वर्ल्ड कप अगर आप देखें यहाँ पर तो तब भी कोई टॉस इतना ज्यादा मैटर नहीं कर रहा था। हाँ, जब आगे सुपर 4 स्टेजेस आएंगी तब आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी क्योंकि तब बड़ी टीमें आमने सामने होंगी। अभी तो सामने एक एसोसिएट टीम है और ओमान की टीम है, उसको अगर आप टॉस हार भी जाएं तो मेरा नहीं ख्याल है कि कोई इतना बड़ा यहाँ पर फैक्टर हो सकता है। अभी ड्यू की भी उस तरह से कंडीशन नहीं है यहाँ पर दुबई के अंदर, जिस टाइम के ऊपर मैचेस शुरू हो रहे हैं वहां पर इतना नजर नहीं आ रहा कि ग्राउंड के अंदर ड्यू है सेकंड इनिंग्स के अंदर। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो भी टीम यहाँ पर अभी टॉस जीतेगी वो पहले बैटिंग करने की कोशिश करेगी। अगर पाकिस्तान जाता है तो पाकिस्तान यही चाहेगा कि पहले टॉस जीतकर बैटिंग कर लें और एक बड़ा टारगेट सेट कर दें ओमान के लिए और फिर उनको जल्दी आउट करें ताकि एक अच्छा एग्जाम्पल सेट हो सके और पाकिस्तान आगे जो अगला मैच आने वाला है इंडिया के साथ उसके लिए बेहतर तरीके से तैयार हो सके। बिल्कुल ऐसा ही, और हम सारे एक्सपेक्ट भी पाकिस्तान से यही कर रहे हैं कि अगर आप पहले बैटिंग करते हैं तो एक बहुत बड़ा टोटल सेट करें, 200 प्लस तो एटलीस्ट करें। ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, इसको यही डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे हमारे साथ। के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद डिस्कशन को हमने कंटिन्यू करना है। ओवैस कुछ ऐड करना चाह रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले? जी ओवैस, सवाल करना चाह रहे हैं आप? मैं सवाल ही थोड़ा सा इसी चीज़ पे अंडरस्टैंड करना चाह रहा था क्योंकि उस्मान भाई ने बड़ा एक अच्छा अपना पॉइंट यहाँ पर रेज़ किया कि सकलैन भाई अगर पूरे स्क्वाड को आप देखें, जो मुझे भी यही लगता है कि ऑलमोस्ट आपका यही स्क्वाड होगा ओमान के ख़िलाफ़ मैच के अंदर। लेकिन थोड़ा सा मैं इस चीज़ पर जाना चाहता हूँ कि एक पहला मैच है ओमान के साथ, उसके बाद आपको पता आपने हाई वोल्टेज इंडिया के ख़िलाफ़ मैच खेलना है, तो आपकी कोशिश यही होगी कि लाइसेंस टू किल होता है या जो भी आप एक एग्जीक्यूशन प्लान के साथ जाते हो। और सुफियान मुकीम अभी तक इतना ज़्यादा मैं कहता हूँ कि वर्ल्ड क्रिकेट को उसने मैचेस खेले हैं, इस वक्त अगर टॉप 15 या टॉप 10 के अंदर आईसीसी रैंकिंग्स में भी है, ज़्यादा भी उसको देखा नहीं है। मुझे शायद फील होता है कि इब्रार परफॉर्मेंस अपनी जगह इंडिया के खिलाफ भी किया, लेकिन शायद सुफियान मुकीम को एक एज मिल जाए इंडिया के खिलाफ और ओमान के खिलाफ भी। देखिए अगर इंडिया का कहते हैं तो उनके पास कुलदीप यादव है जो कि सुफियान मुकीम की ही तरह का है और डे इन डे आउट वो उसके खिलाफ बैटिंग कर रहे हैं। यहाँ तो ये कि कोई नई डिफरेंट चीज़ लेके आए तो फिर तो समझ में आती है। अनलेस अनटिल टर्निंग ट्रैक है तो शायद फ़हीम की बजाय 2 फास्ट बॉलर के साथ ये सुफियान और अबरार ही आ जाएं, बीच में आपके पास ऑलराउंडर्स हैं ही हैं, तो ये कॉम्बो बन जाए। बट अगर ग्रास है, थोड़ा सा बाउंस है, तो आपको 3 फास्ट बॉलर को लेके जाना ही पड़ेगा जिसमें फ़हीम को अंदर लाना ही पड़ेगा इनको। तो फिर मेरा ख्याल है ये इंडिया के खिलाफ, अगर हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो इंडिया के खिलाफ एक्सपीरियंस के साथ ही जाना पड़ेगा जो कि अबरार है और अबरार ने इनके खिलाफ अच्छा परफॉर्म किया हुआ है और अबरार का एक अलग से डर भी उनको कहीं ना कहीं है। पाकिस्तान का वैसे सकलैन भाई जो खासा रहा है वो हमारी फास्ट बॉलिंग रही है। आपको लगता है वक्त के साथ साथ वो उसमें बेहतरी आई है? हमने फास्ट बॉलर हमेशा से अच्छे प्रोड्यूस किए हैं, जो माजी की अगर हम बात करें उस वक्त जो फास्ट बॉलर्स होते थे और अब आपको क्या लगता है अभी बेहतरी आई है उनमें? देखिए अभी तक सोफार अगर आप इनके रिकॉर्ड्स उठा के देख लें, शाहीन का रिकॉर्ड जो है वो वर्ल्ड बीटर्स है। एग्जैक्टली। और हारिस रऊफ को भी देखा जाए तो वो भी फास्टेस्ट T20 में विकेट्स हैं। ठीक है, लेकिन शाहीन अभी कहीं गुम हो गए, नजर नहीं आ रहे, पैची इधर उधर हो जाती है, ये सारी चीजें हैं, बट एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है आपका। ठीक है, एक डर है सामने वाली टीम होता है, डेफिनेटली होता है। शाहीन एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, हारिस आता है अपने घर से आता है, बट शाहीन का एक कैरेक्टर है। शाहीन एक बॉलर नहीं, एक कैरेक्टर भी है। वो उसके अंदर एक लड़ने वाला एक जज्बा है, उसके अंदर स्किल्स हैं। होता है बाजू का स्विंग बंद हो जाता है, बाजू का पेस थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाती है, कुछ निगल्स चल रहे होते हैं, कुछ वर्कलोड चीज़ें मैनेजमेंट चल रही होती है। ये इट्स यू नो आपको एज ए स्पोर्ट्स स्टाफ बहुत सारी चीज़ों को कैलकुलेट करना होता है। ना सिर्फ आपने फिजिकल साइड को लुक आफ्टर करना होता है, मेंटल साइड को भी लुक आफ्टर करना होता है। आप
सिर्फ स्किल्स को ट्रेन नहीं कर रहे होते हैं या स्किल्स की कोचिंग नहीं कर रहे होते हैं, आप इमोशंस की भी कोचिंग कर रहे होते हैं, जज्बात की कोचिंग कर रहे होते हैं, इमेजिनेशंस की कोचिंग कर रहे होते हैं, कॉन्फिडेंस की कोचिंग कर रहे होते हैं। आई एम नॉट श्योर कि ये स्पोर्ट स्टाफ जो है वो किस तरह की चीज़ें कर रहे होंगे। याद है वो कहते थे कि इंडिया के खिलाफ मैच में यहाँ तक जो क्रैम्प्स तो चले पड़ते ही पड़ते हैं, आपको इमोशनल क्रैम्प भी पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट कोचिंग स्पोर्ट स्टाफ का काम सिर्फ गेंद और बल्ला नहीं, बहुत सारी चीज़ें आई एम श्योर कर रहे होंगे। बट शाहीन के साथ मैंने टाइम गुजारा हुआ है एज ए हेड कोच, और मैं अक्सर मिसाल देता हूँ, सेमीफाइनल अगेंस्ट साउथ अफ्रीका 2022 बारिश हो गई, 4 या 5 ओवर रह गए थे, एक एंड से छोटी बाउंड्री थी, दूसरे एंड से बड़ी बाउंड्री थी, मैं, रिजवान, बाबर, शाहीन और शादाब हम 5 खड़े थे। हल्की हल्की ड्रिजल ख़त्म हुई तो हल्की हल्की सी फिर पड़नी शुरू हो गई, मगर उन्होंने बताया कि 15-20 मिनट के बाद मैच शुरू हो जाएगा, 20 मिनट आधा घंटा जो भी था। तो क्विक चैट मैंने की तो शाहीन ने कहा कप्तान छोटे एंड से मैं गेंद करूँगा, आई नो कि ग्राउंड गीला है, छोटा एंड है, कहीं दूसरे ये ना सोच लें, इधर से मैं चैलेंज लेता हूँ। मैंने इसकी तरफ देखा और मुझे इतनी खुशी हुई, मैंने बाबर को कहा, मैंने कहा बाबर ऐसे लोग तुझे चाहिए। Exactly. और उसने फिर उधर उस स्पेल में मेरा ख्याल है 1 या 2 आउट किए, एक तो डेफिनेटली किया, मुझे आई कांट रिमेंबर, उसने वहाँ से आउट किया और फिर चीज़ें हमारे हाथ में और हम लोग वो मैच जीते। मैं गया शाहीन के कमरे में, उसको मैंने जाके कहा, मैंने कहा ये एक बड़े खिलाड़ी की बात होती है। मैंने वसीम अकरम और वक़ार यूनुस से ये सुना, अक्सर जब हम लोग टेस्ट मैच में या वनडे मैच में होता था ना, ब्रेक के बाद तस्मा बांध रहे हैं या पानी पी रहे हैं, तो वो कहते थे ये स्पेल मेरा है, ये वक्त मेरा है, गेंद मुझे पकड़ाओ, मैं तुम्हें करके दूंगा। मैंने बड़ी दफ़ा सुना वसीम गेम के लिए एक हंगर भी होता है और टीम के लिए कुछ करने का। शाहीन अफरीदी के पास ये चीज़ है, स्किल्स हैं, सारा कुछ है, बट ये चीज़ जो है ना एक वो होती है। उस्मान, ये सारी चीज़ें बड़े अच्छे तरीके से सकलैन भाई ने एक्सप्लेन की। मैं अभी करंट सिनेरियो में जानना चाह रही हूँ कि अभी शाहीन का इन सारे प्रॉब्लम्स में से जो सकलैन भाई ने अभी बात की, अभी उनका क्या प्रॉब्लम चल रहा है? वो शाहीन आफरीदी जिसकी मिसाल भी अभी सकलैन भाई दे रहे थे कि जिस तरह से वो अटैक करते थे और जिस तरह से उनका पहले ओवर में विकेट लेने की एक जो रिवायत है, वो हमें एलिमेंट कहीं ना कहीं खोया हुआ या मिसिंग नजर आ रहा है। हाँ, नहीं ऐसी बात नहीं है। अभी भी अगर आप उनके स्टैट्स उठा के देखें तो अभी उन्होंने 20 आउट किए हैं और ये सेकंड बेस्ट है शाहीन अफरीदी के, पहले ओवर के अंदर सबसे ज्यादा उन्होंने विकेटें ली हुई है। लेकिन हाँ, कुछ ना कुछ पैचेस के अंदर कई दफा प्रॉब्लम आ जाता है एक फास्ट बॉलर को, लेकिन कॉन्फिडेंस देने की जरूरत होती है जब ऐसी सिचुएशन आती है। अगर आप हमारी टीम का स्ट्रक्चर देखें और टीम की मैनेजमेंट देखें तो कितनी दफा तो हमारी टीम मैनेजमेंट चेंज हो गई है, कप्तान चेंज हो गए हैं, और फिर जब नया कप्तान आता है, नया कोच आता है, तो फिर डायनामिक्स भी टीम के चेंज होते हैं, तो वो प्लेयर की परफॉर्मेंस भी कहीं ना कहीं असरअंदाज हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर शाहीन काफी देर से टीम के साथ है, इवन बाबर आजम भी एक ऐसा टीम के साथ रहे, तो ऐसे प्लेयर्स को ज्यादा अच्छे तरीके से पैम्पर करना पड़ता है और उनकी कुछ चीजों को कई दफा मानना भी पड़ता है ताकि आगे आने वाले मैचेस के अंदर वो अच्छा परफॉर्म कर सके। और अब मैं देख रहा हूं कि जैसे जैसे अब जब समझना शुरू हुए हैं, जब पाकिस्तान टीम काफी ज्यादा डाउनफॉल आया T20 वर्ल्ड कप के अंदर, हम ग्रुप स्टेज से बाहर हो गए, अमेरिका ने हमें हरा दिया, उसके बाद से फिर काफी चीजें अब चेंज हुई हैं और वर्कलोड मैनेजमेंट के ऊपर भी कुछ बेहतर तरीके से काम होना शुरू हुआ है। खिलाड़ियों को ज्यादा मैचेस भी नहीं दिए जा रहे और उनको ये श्योरिटी दी जा रही है कि अगर हम आपको रेस्ट कराएंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप टीम से बाहर हो जाएंगे, आप फिर भी हमारी टीम का हिस्सा रहेंगे। क्योंकि पहले कई दफा ऐसा होता था, प्लेयर्स ये सोचते थे कि हमें अगर ये रेस्ट करा रहे हैं तो पता नहीं है उसके बाद हम दोबारा टीम के अंदर वापस आ सकेंगे या नहीं आ सकेंगे। तो इस तरह की चीजें जब होती हैं तो प्लेयर के ऊपर दबाव आ जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा चले साइम अयूब की बात कर लेते हैं। और वैसे साइम अयूब से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया हुआ है। जब से उनकी इंजरी हुई है उसके बाद वो उस तरह से कम बैक अभी तक नहीं कर सके हैं। क्या उम्मीदें रखें हम आज के मैच में? हाँ देखिए, एक चीज़ तो अच्छी है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान उसको यूटिलाइज कर रहा है ऐसा बैटिंग ऑलराउंडर आप कह सकते हैं कि स्पिन के अंदर भी कहीं ना कहीं वो आपको पता है इफेक्टिव है। मुझे पता है बैटिंग में अभी तक एज सच कोई एक अच्छा उन्होंने अभी ट्राई नेशन सीरीज़ में मैं कहता हूँ एक अच्छा उनको चले स्टार्ट मिल गया था, उन्होंने स्कोर किया है। दैट शोड कि थोड़ा सा वो रिलैक्स पोजीशन में नज़र आपको हैं। इंपॉर्टेंट इनिंग्स तो है क्योंकि जब आप ओपन की बात करते हो, साहिबजादा हो जाए या साइम अयूब है, इंपॉर्टेंट है कि आपको स्टार्ट चाहे ओमान के खिलाफ हो चाहे जो बड़ा मैच है इंडिया के खिलाफ, उस प्रेशर के अंदर स्टार्ट आपको कैसा देते हैं, खास करके पावर प्ले के अंदर। फिर उसको आगे जो आपके मिडिल ओवर बैट्समैन है वो किस तरीके से आगे लेके चलते हैं, प्लान आपके पास होना चाहिए।
एक अच्छी बात है कि एटलीस्ट आपके पास इस वक्त आप कह सकते हो कि कुछ मिडल ऑर्डर के अंदर बैट्समैन है जो कि फ्लोटर किस्म के भी खेल सकते हैं। 5वें नंबर की आपको याद हो हमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी, वो जाके आपके पास एक अच्छा प्लेयर नवाज़ वहाँ पर मौजूद है। उसके अलावा आपके पास सलमान अली आगा की बात करें, वो लीड फ्रॉम द फ्रंट कप्तानी के अंदर नजर आते हैं। फ्लोट किस्म के वो बैट्समैन है कि आप तीसरे पे खिला लो, चाहे उनको आप 5वें पे खिलाओ, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन वो वहाँ पर हैं, खेलेंगे, लड़ने के लिए तैयार हैं। तो दैट शोज़ कि आपके पास वो एबिलिटी है। सिर्फ थोड़ा सा मसला मैंने कहा ना कि जब आप पाकिस्तान टीम की ओपन से लेके आप 5वें 6ठे नंबर तक बात करते हैं, थोड़ा सा मसला क्या है कि आपके पास है सेमनेस, कि आपके सारे बैट्समैन जो हमने एक लत लगाई थी, आपको याद हो बहुत से लोगों ने कहा जी स्ट्राइक रेट होना चाहिए, स्ट्राइक रेट होना चाहिए। मैं और सकलैन बेबी भी ऑफेयर बात कर रहे थे कि स्ट्राइक रेट तो मैटर करता है इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर, लेकिन सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि उस कंडीशन के ऊपर आप जाके बैरेट पे कैसे खेलते हो। हर चीज़ स्ट्राइक रेट नहीं है। जहाँ पर टर्निंग ट्रैक आएगा वहाँ स्ट्राइक रेट नहीं आएगा, वहाँ पर आएगा कि आपने जो सा ये मेरिट के ऊपर आके कैसे खेला है, कौन सी शॉट सिलेक्शन पे आपने खेला है। बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप जो बीच के ओवर्स है ना, जहाँ पर आप करते हो कि जब पावर प्ले खुलता है आपका, और खास करके 15 ओवर तक पाकिस्तान का राइज बहुत ज़्यादा कम हुआ, डिप बहुत ज़्यादा आया, क्योंकि आप उधर कहीं ना कहीं आपको एकदम वो जो रन बॉल की बात है उसको कहीं ना कहीं आप रुकवा देते हो। उस चीज़ को आपने ख़त्म करना है। बिल्कुल सही है, आपका पॉइंट आ गया। मैं एंड में चाह रही हूँ कि ज़रा सलमान अली आगा, सकलैन भाई, कैप्टन के ऊपर थोड़ी सी बात कर ली जाए। इस तरह भी बात भी की है अवैस ने, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, जो लीडर का रोल होता है, जो कैप्टन का रोल होता है, उनकी अपनी परफॉर्मेंस समटाइम्स हम देखते हैं किसी भी कैप्टन की, जब उनके कप्तानी की जिम्मेदारियाँ डाल दी जाती तो अपनी परफॉर्मेंस में थोड़ा सा एक झोल आ जाता है। आप सलमान अली आगा को एज अ कैप्टन टीम का किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, मैं जब हेड कोच था तो उसका डेब्यू उसी ज़माने में हुआ, तो हमने जब उसकी सिलेक्शन करनी थी तो हमने कुछ क्राइटेरिया रखा हुआ था। उस क्राइटेरिया पे हम लोग प्लेयर को सिलेक्ट करते थे। उसमें से ये देखते थे कि कैरेक्टर कैसा है। ओके, यू नो 3-4 चीज़ें जिसको हम देखते थे कि भाई परफॉर्मेंस स्केल्स ये एक तो हैं ही हैं जो नज़र आ रही होती हैं, आप परफॉर्मेंस करके आते हैं आपको पता चल जाता है, बट आप ये देखते हैं कि ये कैरेक्टर कहता है, इज़ इट स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, मैच विनर, गेम चेंजर, प्रेशर में कैसे डिसीजंस लेता है, और टीम मैन कैसा है ना, ये सारी चीज़ों को देखते हैं। तो उसमें इसने बहुत सारे बॉक्सेस टिक किए। इसके अंदर ऐसा कैरेक्टर था कि, और टेस्ट मैचेस में, पहले तो टेस्ट मैचेस में आया तो टेल एंडर के साथ वो ऐसा पार्टनरशिप बनाता था, बिल्डअप करते करते हर दफ़ा 50, 60, 70 नीचे से कर जाता था। वनडे में भी इसी तरह चलता रहा। सेल्फलेस टाइप का बंदा है, और जो नज़र आ भी रहा है, आपने नंबर को ऊपर नीचे भी कर देता है। आई थिंक चीज़ें अच्छी ऑपरेट कर रहा है और अच्छा हो जाएगा। जब देखें आप, जब कुछ साल 1.5 साल में कोई 25, 30, 40 मैचेस खेलते हैं तो टीम को भी पता चल जाता है आपका कि यार ये बंदा कितना थिंकर है, कितना डीपर है, कितना साथ चलने वाला है, कितना ट्रस्टवर्दी है, कितना रेजिलियंस है, कितना मेरे पे बिलीफ है, कितना इसको टीम पे बिलीफ है, कितना टीम के लिए लड़ता है, लीड फ्रॉम द फ्रंट करता है, क्योंकि एविडेंस चाहिए होते हैं ना। आप 2-4 मैचों में तो आप नहीं कर सकते। अभी एक वो जो है ना केमिस्ट्री मिल रही होती है स्पोर्ट्स स्टाफ के साथ, प्लेयर्स के साथ। अभी तक वो सही चल रहा है, अभी इसने और ग्रो करना है, अल्लाह करे और अच्छा करे, और इनको टाइम भी मिले ना ग्रो करने, टाइम भी मिले, कुछ चीजें चेंज ना करें। सबसे मजे की बात जो इसकी मुझे लगती है ना कि आप अगर थोड़ा सा इसको ऑन द फील्ड आप देखें ना, तो बहुत सी चीज़ें जो माइक पे नहीं कह सकते, जो माइक कैच कर रहा होता है वो एंगेज रखता है सबको। कोई ना कोई छोटा अपना मजाक कर दिया, या आपने देखा कि बड़ा जरूरी है टीम के साथ होने के लिए, लाइवली जो सबको लेके चलता है, और अच्छी चीज़ है। वक्त हमारे पास खत्म हो चुका है तकरीबन, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि प्रेडिक्शन आप बता दें पाकिस्तान और ओमान के मैच के, इसलिए 100% पाकिस्तान, 100% ओवैस, या 150% पाकिस्तान। अच्छा, ओवैस ने ना पिछले मैचेस से सबक सीख लिए। अच्छा उस्मान, आपकी प्रेडिक्शन? ऑफ कोर्स पाकिस्तान ही जीतेगा जी, आप जितने मर्जी पॉइंट्स देते। आप भी 100% कह रहे हैं फिर? हाँ बिल्कुल 100%। मुझसे ऊपर चले जाएं, 200 पे चले जाएं। देखिए ये वाला कॉन्फिडेंस ही चाहिए होता है अपनी टीम को बैक करने के लिए भी। ठीक है जी, मुझे प्रोग्राम को करना है क्लोज। आई होप कि पाकिस्तान बड़े अच्छे मार्जिन से ओमान को शिकस्त दे, ताकि आगे जाके आने वाले मैचेस में, खास तौर पर पाक भारत मैच में, हमें आसानी हो सके, हम वहाँ पर इम्पैक्ट क्रिएट करें, और उनको ये मैसेज ज़रूर जाना चाहिए कि पाकिस्तान बहुत अच्छा टफ टाइम देने के लिए उनको आ रही है, वो भी तैयारी अपनी पूरी रखें। हमें प्रोग्राम को करना है क्लोज। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह के बाद।